नमस्कार दोस्तों। ये 1958 में यदि मैं आपको 100 रुपये का नोट देता और आप उस नोट को अपने बेड के नीचे छुपा कर रखते 60 सालों तक और उसे आज आप बाहर निकाल कर इस्तेमाल करते, तो उस नोट की कीमत 1 रुपये 20 पैसे रह जाती। अगर समझ नहीं आया तो उसे मैं दूसरे एंगल समझाता हूँ। यदि आज आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं जिसका प्राइस 100 रुपये है, तो 1958 में उसका प्राइस 1 रुपये 20 पैसे होगा। तो आज के 100 रुपये 1958 के 1 रुपये 20 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों ये है इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिससे साल दर साल महंगाई बढ़ने लगती है सब लोगों के लिए। क्या होता है इन्फ्लेशन? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या सही में बुरी चीज़ है? क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से और अलग अलग बाकी इकोनॉमिक फैक्टर से? इन सब पर बात करेंगे और आपको भयानक इन्फ्लेशन के बारे में समझाऊंगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन होती क्यों है, कौन करा रहा है इस इन्फ्लेशन को? क्या सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाकर इस चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके पीछे कई रीज़न है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। केवल यहाँ पे मैं आपको केवल 4 रीज़न के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला रीज़न बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, इकोनॉमिक बूम होना, यानी कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जनता के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे। जनता के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो अलग अलग जगहों पर खर्च करेंगे, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस और कंपनीज वो जो बना रहे हैं उन चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे, वो और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन हो गई। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो इमेजिन करिए दोस्तों, एक एरोप्लेन है जिसमें 100 पैसेंजर सीट्स हैं और 100 पैसेंजर्स को उस एरोप्लेन में जाना है, जिसमें 10 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं और 90 इकोनॉमिक क्लास सीट्स हैं। यदि आप उन पैसेंजर्स को ज़्यादा पैसे दे दोगे जिससे कि फर्स्ट क्लास सीट्स को अफोर्ड कर पाएँ, तो वो सबके सब फर्स्ट क्लास सीट पर जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल 10 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं, तो ऐसे में रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ऐसे में रिस्पॉन्स ये होगा दोस्तों कि एयरलाइन उस फर्स्ट क्लास सीट्स के प्राइस बढ़ा देगी, जिससे कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं केवल वही इसको अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन हो गई। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरा रीज़न है दोस्तों रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ना, अलग अलग रीज़न की वजह से। गेहूँ चावल का ख़राब होना, ख़राब मौसम की वजह से। ऑयल प्राइसेस का दाम बढ़ना, सरकार द्वारा नए टैक्स का इम्पोज करना रॉ मटेरियल पर, तो इसके कारण दाम बढ़ना। जो कंपनीज़ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं तो उनको ही बनाना महंगा पड़ेगा, जिससे कि वो प्रॉफिट में रहने के लिए प्राइसेस बढ़ाएंगी अपने प्रोडक्ट्स के। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर इन्फ्लेशन हो गई। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीज़न आपकी सैलरी बढ़ने का। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। जब कंपनीज और सरकारें एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेच पुश इन्फ्लेशन। इसके कई रीज़न होते हैं, जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी लो लेवल पर है, तो ऐसे में कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एम्प्लॉयज़ रिप्लेस नहीं किए जाएंगे तो उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो इससे इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाती है। फाइनली चौथा रीज़न है करेंसी डिप्रिसिएशन। ये कई रीज़न की वजह से होता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है सरकार द्वारा कई सारे नोट प्रिंट किया जाना, जिससे करेंसी वैल्यू लूज़ करती है और ये बहुत ही भयानक इन्फ्लेशन होता है इससे। और इससे हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाती है, जो कि आज के दिन वेनेजुएला में होने लग रही है और 2008 में जिम्बाब्वे में भी हुआ था। यदि आज के दिन 10% इन्फ्लेशन रेट पहुँचे भारत का, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है, जिससे कि महंगाई भी बढ़ने लग रही है। जो कि वेनेजुएला में 2016 से 2019 के बीच जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ % से भी ज़्यादा था। यदि मैं जिम्बाब्वे का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे 2008 के अराउंड इतनी जल्दी करेंसी लूज़ कर रही थी कि सरकार ने 1 मिलियन का नोट भी छापने शुरू कर दिए, 1 बिलियन के भी नोट छापने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन का नोट भी आया था। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, उस 1 ट्रिलियन नोट की कीमत पता है क्या थी? 1 यूएस डॉलर। तो करेंसी लूज़ होने से कितनी हाइपर इन्फ्लेशन होती है और इस हाइपर इन्फ्लेशन से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो दोस्तों इसको हमें समझना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। यदि हम प्रेजेंट डे की बात करें दोस्तों, तो आजकल ज़्यादातर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट नीचे जाने लग रहा है। जब सोच के देखिए दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगाए गए हैं
जिससे कि डिमांड्स नीचे जाने लग रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लोगों के पास काम नहीं है, लोग ट्रैवलिंग कम कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको पहला रीज़न बताया था डिमांड पुल का, उसका अपोजिट होने लग रहा है, क्योंकि डिमांड नीचे जाने लग रही है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रेट भी नीचे जाने लग रहा है। तो ऐसे में कई कंट्रीज़ ने फैसला लिया है कि हम लोगों के पास कैश ट्रांसफ़र करेंगे, यानी फ्री में पैसा बाँटेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आपका क्या विचार है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में मुझे साझा कर सकते हैं कमेंट्स करके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं हो तो फिर क्या होगा? अगर 0% इन्फ्लेशन होगा तो क्या ये बहुत अच्छी चीज़ होगी? आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। लेकिन 0% इन्फ्लेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 0% इन्फ्लेशन के बारे में आपके साथ डिस्क्राइब करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नमस्कार।